नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप एंड इंडिया। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड चैप्टर, यूरोप एंड इंडिया। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द वेरियस हैपनिंग्स इन यूरोप हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। देखिए, मॉडर्न आधुनिक कालावधि में यूरोप में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वगैरह, उसका परिणाम भारत पर काफी हुआ। Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during this period. तो भारत का इतिहास पढ़ने से पहले हमें यूरोप का थोड़ा बहुत इतिहास से परिचय होना आवश्यक है। इस काल का पीरियड ऑफ रिनेसेंस इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप, द लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पीरियड, दैट इज 13th to 16th सेंचुरी, इज नोन एज द पीरियड ऑफ रिनेसेंस। देखिए, यूरोप के इतिहास में मेडिवल पीरियड का जो लास्ट पीरियड है मेडिवल हिस्ट्री का, यानी 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, 16th सेंचुरी तक जनरली मेडिवल हिस्ट्री मानी जाती है, 17th सेंचुरी तक। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री मानी जाती है। तो 13th to 16th सेंचुरी में जो भी घटनाएं घट रही थी यूरोप में, उसे कहा जाता है पीरियड ऑफ रिनेसेंस। रिनेसेंस यानी प्रबोधन, यानी उस समय समाज में कई सारी सुधारणाएं हो रही थी। जो समाज पिछड़ा हुआ था, जो काफी सुपरस्टिशियस था, अंधश्रद्धा था, उनमें काफी रियलिटी से फेस करने वाले सुधारणाएं होने लगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड जियोग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एरा। कई सारी सुधारणाएं हुई, सामाजिक सुधारणाएं हुई, धार्मिक यानी जो क्रिश्चियन पंथ है उसमें कई सारे सांप्रदायिक सुधारणाएं हुई। फिर कई सारे नई जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, नए नए कॉन्टिनेंट्स खोजे गए। ठीक है, हेंस दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रिनेसेंस। तो उसे रिनेसेंस का एज यानी प्रबोधन यानी सुधारणाओं का युग कहा जाता है। During this period, in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition, which gave momentum to an overall development. इस काल में क्या हुआ? कला क्षेत्र में आर्टिस्ट ने कई सारे डेवलपमेंट की, आर्किटेक्चर में, बिल्डिंग्स बनाने में और डेवलपमेंट हुई, फिलोसॉफी, विचारधाराएं जो है तत्वज्ञान वगैरह, उसमें डेवलपमेंट हुई, जिसमें ग्रीक रोमन परंपराओं को पुनरुज्जीवित किया गया, उन्हें फिर से जिंदा किया गया, उनकी कलाओं को, उनके ज्ञान को। ड्यूरिंग द रिनेसेंस ह्यूमैनिटेरियनिज्म वाज गिवन ग्रेट इम्पिटस। रिनेसेंस के दौरान मानवतावाद, मानुष की, उसको सबसे ज्यादा बल मिला, सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला। देयर वॉज अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर एज अ ह्यूमन बीइंग। पहले बहुत रेसिज्म था, बहुत उनके यहाँ बुरा बर्ताव किया जाता था। जो क्रिश्चियन ये थे, क्लर्जी जिसे कहते हैं, पोप वगैरह, तो वो अपने आम लोगों को बहुत बुरा बर्ताव करते थे उनके साथ। तो बाद में वो धीरे धीरे बदलने लगा। इंस्टेड ऑफ रिलीजन, मैन बिकेम सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल आइडियोलॉजीज। पहले जो होता था वो सभी गॉड या रिलीजन के इर्द गिर्द घूमता था यूरोप की लाइफस्टाइल, लेकिन बाद में ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखकर नई नई विचारधाराएं आने लगी, नई नई फिलोसॉफीज डेवलप होने लगी, नई नई आइडियोलॉजीज डेवलप होने लगी। द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। सभी क्षेत्रों में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, आर्थिक क्षेत्र हो, या सामाजिक क्षेत्र हो, या कला क्षेत्र हो, आर्ट का, सभी क्षेत्रों में रिफॉर्मेशन होने लगा। Through knowledge, science, as well as different sections of art, we observe the discoveries of reform movement. क्या होने लगा? रिफॉर्म मूवमेंट, ज्ञान बढ़ने लगा विज्ञान क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, और नए नए खोजें होने लगी।
द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रीनेसेंस पीरियड डेपिक्ट सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। उस समय की जो कला है, पेंटिंग्स लीजिए, मूर्ति कला लीजिए, जो भी है, या फिर उस समय का जो लिटरेचर है, लिखान जो लिखा जाता था, साहित्य, नॉवेल्स, बुक्स वगैरह, जैसे नाटक हो गए, उसमें उस समय के आम लोगों की भावनाओं को महत्व दिया जाने लगा, उनकी स्टोरीज बनाई जाने लगी। पहले ऐसा नहीं था, फिर सिर्फ राजा, राजकुमार, राजकुमारी वगैरह ऐसे स्टोरीज के बारे में लिखा जाता था, लेकिन बाद में आम लोगों को सेंटर में रखकर लिखा जाने लगा। लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड इन लोकल लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द कॉमन पीपल। पहले यूरोप में जो था केवल लैटिन भाषा में लिटरेचर लिखा जाता था, जो साहित्य था वो केवल लैटिन भाषा में लिखा जाता था, लेकिन बाद में लोकल लैंग्वेजेस में जैसे फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश वगैरह भाषाओं में भी लिटरेचर लिखा जाने लगा। ड्यूरिंग 1450 AD, जोहान्स गटेनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंटिंग प्रेस। 1450 में क्या हुआ, जोहान्स गटेनबर्ग नाम के एक जर्मनी के व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। यानी प्रिंटिंग प्रेस से पहले क्या होता था, जो भी बुक्स या जो भी है वो सब कुछ लिखित करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। अगर उसके दूसरी कॉपी बनानी है तो उसे लिखना पड़ता था। उसके कारण एक तो बुक्स बहुत महंगे होते थे और काफी रेयर होते थे। प्रिंटिंग प्रेस बनने के बाद प्रिंट होने लगे बुक्स, उससे काफी आम लोगों तक सस्ते दरों में ज्ञान पहुंचने लगा। ड्यू टू दिस डिस्कवरी, न्यू आइडियाज, कंसेप्ट्स एंड नॉलेज रीच टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसके कारण लोगों के सभी गरीब लोगों तक भी ज्ञान पहुंचने लगा। ठीक है, देखिए लियोनार्डो दा विंसी नाम का एक आर्टिस्ट था उस समय का। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द पीरियड ऑफ रीनेसेंस। वो ऑलराउंडर माना जाता था। ही वॉज वेल वर्स्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड आर्ट। वो उसे साइंस के भी कई सारे नॉलेज था, आर्ट में भी कई सारा नॉलेज था। ही हैड मास्टरी ओवर वेरिड सब्जेक्ट्स सच एज कल्चर, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी एटसेट्रा। उसे मूर्तिकला में ज्ञान था, वास्तुकला जो है बिल्डिंग्स बनाने का ज्ञान, मैथमेटिक्स गणित में था, इंजीनियरिंग में था, अभियांत्रिकी, म्यूजिक संगीत में भी था, एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र, जो आकाश में जो तारे वगैरह दिखते हैं, तारे, ग्रह तारे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी उसको। बट ही बिकेम वर्ल्ड रिनोन्ड एज पेंटर। वो एक पेंटर भी था, उसकी कई सारे पेंटिंग्स फेमस है। फॉर एग्जाम्पल हिज पेंटिंग्स ऑफ मोनालिसा, मोनालिसा नाम की एक महिला का उसने पेंटिंग बनाया था। और द लास्ट सपर बिकेम इमॉर्टल, दूसरा एक पेंटिंग था जिसमें जीसस क्राइस्ट का लास्ट सपर यानी उनका लास्ट भोजन का जो था, सामूहिक भोजन, उसके बारे में पेंटिंग बनाई गई है। तो वो काफी फेमस है। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, द इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स अटैक्ड द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजीज ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। देखिए, क्रिश्चियंस में एक संप्रदाय है जिसका नाम है रोमन कैथोलिक। तो उसके प्रमुख होते हैं पोप, जो इसमें वेटिकन सिटी में रहते हैं। तो पोप जो थे वो काफी यानी अत्याचार करते थे लोगों को, मजहब के नाम पर, रिलीजन के नाम पर काफी लूटते थे चर्च के इंस्टीट्यूशंस। तो उसमें काफी लोग जो है उस समय के विद्वान उन पर अटैक करने लगे, यानी निंदा करने लगे उनकी। द क्रिश्चियन प्रीस्ट वेर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल एंड वेर इंडल्ज्ड इन अननेसेसरी रिचुअल्स। जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, यानी उनके जो विधि करने वाले, पूजा करने वाले वगैरह लोग होते हैं, उन्होंने लोगों के अज्ञानता का फायदा उठाकर कई सारे उनको लूटना शुरू किया। जो अनावश्यक बिना जरूरत वाले उनसे विधि करवाए जाने लगे, उनसे पैसे लूटने के लिए। दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर जो है, क्रिश्चियनिटी के नाम पर उन्हें काफी लूटा जाने लगा, लूटते थे वो लोग काफी आम लोगों को। द मूवमेंट दैट बिगन अगेंस्ट इट इज नोन एज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसके अगेंस्ट जो आंदोलन, इसके विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ उसे कहते हैं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी रिलीजन में सुधारणा लाने वाला आंदोलन। ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इम्पोर्टेंस।
तो इस आंदोलन के कारण मानवीय स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वातंत्र्य और वास्तववाद, रैशनलिज्म यानी सत्य जीवन पर आधारित विचार करना, यानी काल्पनिक जो है गॉड पर या जो भी है रिलीजन, जैसे हेवन हो गया, हेल हो गया, ऐसे चीजों के पीछे पड़ने के बजाय जो रियल लाइफ में है उस सिचुएशन को फेस करने पर ध्यान दिया जाने लगा। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, अभी नए नए कॉन्टिनेंट्स कैसे ढूंढे गए वो देखते हैं। इन 1453 AD the Ottoman Turks conquered Constantinople, that is Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire। देखिए 1453 में ऑटोमन टर्क्स ने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का एक शहर जो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है, यानी देखिए मैं दिखाता हूं मैप में, देखिए ये है एशिया और ये है यूरोप, और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का शहर था वो यहाँ पर था, इस बॉर्डर पर। यहाँ पर बीच में समुद्र है और ये यहाँ पर वो शहर है। आधा शहर समुद्र के इस पार है, आधा शहर समुद्र के उस पार है, तो उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। प्राचीन काल में, अब ध्यान दीजिए, भारत से काफी व्यापार होता था यूरोप का, तो वो लोग जो थे यूरोपीय लोग, फ्रेंच, जर्मन या फिर ब्रिटिश जो थे, वो यहाँ से ऐसा ट्रैवल करके आते थे। यहाँ पर एक ही अटैचमेंट था जमीन का, तो यहाँ पर जमीन पर से ट्रैवल करके भारत पहुंच जाते थे। लेकिन ऑटोमन टर्क्स ने 1453 में यहाँ पर कैप्चर कर लिया और यूरोपियंस के लिए एशिया में, इंडिया में आने का रास्ता बंद कर दिया। तो इनको, यूरोपियंस को कोई नया रास्ता ढूंढने की आवश्यकता महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि ये जो था, रशिया जो था वो काफी एडवर्स था, ज्योग्राफिकली वहां पर वातावरण बहुत एडवर्स था, इसके कारण वहां से आना पॉसिबल नहीं था, और यहाँ पर पूरा हिमालय का कवर था, इसलिए यहाँ से आना भी पॉसिबल नहीं था। तो उन्हें नया रास्ता ढूंढने की आवश्यकता महसूस होने लगी। द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स ज्वाइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी। इस शहर में से, कॉन्स्टेंटिनोपल उस समय कहा जाता था, अभी इसको इस्तांबुल कहा जाता है, उस शहर में से वो जाता था रास्ता। सिंस द टर्क्स ब्लॉक दिस रूट, देयर वाज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया। तो एशिया में, इंडिया में पर्टिकुलरली पहुंचने का रास्ता उनका भारत में पहुंचने का बंद हो गया, तो उन्हें कोई और रास्ते की जरूरत महसूस होने लगी। दिस लेड टू अ न्यू फेज ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। तो ऐसे नए रास्ते ढूंढते समय कई सारे नए कॉन्टिनेंट्स खोजे गए। कैसे, देखते हैं। लेट अस नो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। ड्यूरिंग 15th century, यूरोपियन सेलर्स वेंट ऑन एक्सपीडिशन टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। देखिए भारत बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत उस समय का सबसे रिच कंट्री था और भारत सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता था, तो इसलिए भारत तक पहुंचना उनके लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो क्या हुआ, उन्होंने भारत पर पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। देखते हैं, देखिए कई सारे व्यापारियों ने या फिर जहाजियों ने भारत के लिए रास्ते, समुद्री रास्ते ढूंढना शुरू किया, क्योंकि जमीनी रास्ता तो बंद हो चुका था। इन 1487 AD, बार्टोलोम्यू डायस, अ पोर्टुगीज सेलर, began his expedition in search of India, but reached the tip of African continent, which we now know as the Cape of Good Hope। बार्टोलोम्यू डायस नाम का जो व्यापारी था, उसने क्या किया, जहाजी था, उसने अफ्रीका, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के मदद से, रास्ते से इंडिया तक पहुंचने का प्रयास किया। तो वो पोर्तुगीज से यहां से निकला और वो यहां तक ही पहुंच पाया। यहां पर जो पॉइंट था उसका नाम उसने दिया केप ऑफ गुड होप। तो वो यहीं तक पहुंच पाया, उसके आगे नहीं पहुंच पाया, तो उसने उस पॉइंट का नाम दिया केप ऑफ गुड होप, बार्टोलोम्यू डायस। फिर उसके बाद उसके 4-5 साल बाद, इन 1492 AD, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट ऑन हिज जर्नी टू इंडिया by sailing towards west, but reach on the eastern coast of continent of America। बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस ने शुरू किया भारत को ढूंढने के लिए। उसने क्या सोचा, अभी उस समय नई खोज हुई थी कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, राउंड है। उसने सोचा हम यहां से जाएंगे तो यहां से निकलकर इंडिया में पहुंच जाएंगे। तो वो जो है यहां से निकल गया और वो यहां पर पहुंच गया। ये नई जमीन थी, पहले लोगों को ये पता नहीं था। पहले यूरोपियंस को, दुनिया वालों को बस इतनी ही दुनिया होती है ऐसा
यानी पता था, ये अमेरिका वगैरह ये कॉन्टिनेंट ही पता नहीं थे, वो समझते थे यहाँ पर सिर्फ समुद्र है। तो उन्होंने सोचा क्रिस्टोफर कोलंबस ने कि यहाँ से जाने के बाद, समुद्र पार करने के बाद फिर यहाँ से इंडिया पर वो पहुंच जाएगा, इसलिए वो वेस्टर्न तरफ, पश्चिम की तरफ चला गया। तो वो यहाँ पर पहुंच गया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, उसे लगा यही इंडिया है, तो उसने इंडिया इंडिया कहना शुरू किया, और यहाँ पर जो लोग मिले उसने उनको भी इंडियंस कहने लगा वो। तो वो उस बाद में पता चला कि ये इंडिया नहीं था, ये दूसरा ही कॉन्टिनेंट था, जो है अमेरिका कॉन्टिनेंट है। देखिए, टुवर्ड्स वेस्ट बट रीच ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, ऐसे अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज हुई। इन 1498 AD पोर्तुगीज सेलर वास्को द गामा मैनेज टू सेल पास द केप ऑफ गुड होप एंड रीच द इंडियन कोस्ट इन कालीकत। बाद में जो है वास्को द गामा जो है वो निकला यहाँ से, फिर यहाँ से केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके यहाँ से चला और यहाँ पर इंडिया पहुंच गया, कालीकत नाम के केरल में पोर्ट पर यहाँ पर पहुंच गया। तो उसने भारत तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया, वास्को द गामा। देखिए, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग रीनेसेंस पीरियड, यूरोप प्रोसीडेड फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज। देखिए, धीरे धीरे सुधारणाएं होने लगी सामाजिक, आर्थिक, कला क्षेत्र में, वैज्ञानिक। तो इस सुधारणाओं के कारण यूरोप जो है वो मध्ययुगीन काल से, पुरातन काल से आधुनिक काल की तरफ बढ़ने लगा, डेवलप होने लगा। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड। जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक सुधारणाएं हैं वो भी धीरे धीरे होने लगी, नई नई खोजें होने लगी, वैज्ञानिक खोजें हो गए। बाकी द सोसाइटी स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ। धीरे धीरे समाज जो है वो अज्ञान से और अंधश्रद्धा से दूर होने लगे और रियल लाइफ की तरफ आने लगे। द प्री एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस केम टू बी सीन फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो पहले से चल रही आ रही परंपराएं थी उनको लोग एनालाइज करने लगे कि क्या ये परंपरा सही है हमें फॉलो करना, या अगर गलत है तो छोड़ देना चाहिए वगैरह। All these changes are addressed as intellectual revolution which gave further momentum to scientific discoveries in Europe। इसके कारण धीरे धीरे जो है जो बौद्धिक विकास होने लगा, बौद्धिक क्रांति होने लगी और वैज्ञानिक खोजें होने लगी नई नई। रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फेयर, राजकीय क्षेत्र में क्या सुधारणाएं होने लगी। इन द अर्ली स्टेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप मेनी पॉलिटिकल चेंजेस टुक प्लेस। यूरोप में आधुनिक काल के शुरुआत में राजकीय सुधारणाएं भी कई सारी हुई, उसमें भी कई सारे बदलाव आ गए। ड्यू टू द वेरियस रिवोल्यूशनरी इवेंट्स ड्यूरिंग 18th as well as 19th century, this period is known as the age of revolutions। 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में बहुत सी सुधारणाएं होने लगी, तो उसके कारण एज ऑफ रिवोल्यूशंस, क्रांति युग, क्रांतियों का काल ऐसा उसे कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। इसी काल में क्या होने लगा, इंग्लैंड में धीरे धीरे गणतंत्र, प्रजातंत्र जो है, लोकशाही, डेमोक्रेसी डेवलप होने लगी। पहले राजा को काफी अधिकार थे, लेकिन बाद में लोगों के हाथों में, पार्लियामेंट के हाथों में, संसद के हाथों में ज्यादा अधिकार लाए गए। देयर वाज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ कैबिनेट सिस्टम। मंत्रियों के पद्धति में, मंत्रियों के चुनाव कैसे किया जाएगा उसके पद्धति में बदलाव किया गया। फिर द बिल ऑफ राइट्स 1689 लेड लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द किंग। पहले राजा को बहुत अधिकार होते थे, लिमिटलेस पावर होते थे, लेकिन बिल ऑफ राइट्स नाम का एक कानून पास किया गया, अधिनियम पास किया गया 1689 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उसके अनुसार राजा के अधिकारों पर मर्यादा लाई गई, उस पर लिमिटेशन लाए गए, और पार्लियामेंट को यानी संसद को, जो चुने हुए लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको ज्यादा अधिकार दिया गया। द सोवेरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। पार्लियामेंट यानी संसद को सर्वोच्च संस्था कहा गया, ना कि राजा। संसद सबसे ऊंची है देश में, ऐसा कहा गया। फिर उसके बाद अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, अमेरिका का स्वातंत्र्य युद्ध। With the background of revolutionary development in Europe, it is equally important to think
अबाउट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बाद में अमेरिका में अमेरिकन कॉन्टिनेंट की खोज हुई तो बाद में वहां पर कई सारे यूरोपियंस ने जाकर वहां पर कॉलोनी बसाई, वहां पर वसाहतें बसाई, वहां पर बसने चले गए कुछ लोग व्यापार करने के लिए वगैरह। विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका द यूरोपियन कंट्रीज टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड्स दिस कॉन्टिनेंट। बाद में अमेरिका की खोज होने के बाद यूरोपियन कंट्रीज कई सारे जो फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, वो वहां पर कॉन्टिनेंट अमेरिका में जाकर बसने लगे। द इंपेरियलिस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज टू कंट्रोल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ अमेरिका एंड एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज। जो विस्तारवादी देश थे यूरोप के, यानी दूसरे देशों पर जाकर आक्रमण कर उन पर राज करने वाले जो देश थे, उन्होंने अमेरिका के अलग अलग रीजन्स का कंट्रोल ले लिया और वहां पर उन्होंने बसना शुरू कर दिया। इंग्लैंड एस्टेब्लिश 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जो पूर्व किनारा था यहाँ पर, वहां पर 13 कॉलोनीज, 13 अलग अलग कॉलोनीज उन्होंने बसाई ब्रिटेन ने। ठीक है। इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेशन ओवर दीज कॉलोनीज बट लेटर इंग्लिश पार्लियामेंट लेड ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शंस एंड टैक्सेस ऑन दीज अमेरिकन कॉलोनीज। शुरुआत में तो इंग्लैंड ने ज्यादा बंधन नहीं था उनके ऊपर अमेरिकन कॉलोनीज पर, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उन पर अत्याचार करने वाले कानून पास करने लगी, अधिनियम पास करने लगी और उन पर बहुत ज्यादा बंधन लाने लगी और बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाने लगी। कर जो है टैक्स बहुत लगाने लगे अमेरिकन कॉलोनीज पर। द पीपल इन अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। तो अमेरिका में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, उन्होंने उनके खिलाफ बगावत कर दी। इंग्लैंड वॉर टू सप्रेस दीज कॉलोनीज। इंग्लैंड ने क्या कर दिया, अमेरिका में जो कॉलोनीज थी 13 कॉलोनीज, उनके खिलाफ वॉर, युद्ध घोषित कर दिया। American colonies organized the army under the leadership of George Washington and finally won against England. तो वो सारी कॉलोनीज यूनाइट हो गई, उन्होंने अपनी आर्मी बनाई, सेना बनाई और जॉर्ज वॉशिंगटन के लीडरशिप के अंडर उन्होंने वो युद्ध लड़ा और वो जीत गए, इंग्लैंड हार गया। दिस इवेंट इज नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसे कहा जाता है अमेरिका का स्वातंत्र युद्ध। A new nation known as the United States of America with a federal government, written constitution and based on the principles of democracy was born. तो एक नए देश का उदय हो गया, जन्म हो गया, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट था, यानी संघ राज्य संस्था। जैसे हमारे देश में भी फेडरल गवर्नमेंट है, यानी केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अधिकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अधिकार, तो ऐसा गवर्नमेंट बनाया गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की जो है वो अमेरिका की है और डेमोक्रेसी के आधार पर एक देश जन्मा जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। वो ये जो है 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ। उस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रेंच सैनिकों ने भी अमेरिकन का साथ दिया था अगेंस्ट ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच दुश्मन थे, तो फ्रेंच सैनिकों ने इनका साथ दिया था। बाद में फ्रेंच में भी मोनार्की थी, यानी राजेशाही थी, राजा को बहुत अधिकार थे फ्रेंच में। तो फ्रेंच सैनिक जो थे अमेरिका से लड़कर फ्रांस में वापस आ गए और उन्होंने अपने लोगों में बताना शुरू कर दिया कि अमेरिका में तो डेमोक्रेसी है, वहां पर लोगों का अधिकार चलता है, ना कि किसी राजा का। तो हमें भी ऐसा राजा को हटा देना चाहिए और लोगों का राज्य लाना चाहिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऐसे विचार फैलने लगे और धीरे धीरे 1776 में अमेरिका का वॉर हुआ और बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हो गए, यानी कुछ ही सालों बाद, 13 सालों बाद। इन 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic. तो फ्रेंच लोगों ने जो है अपने राजा के विरुद्ध बहुत ज्यादा वॉर किया, बहुत आंदोलन किया, विद्रोह कर दिया और जो अन्यायकारक और बहुत ज्यादा अमर्यादा अधिकार थे उनके पास, उनको हटा दिया, मोनार्की को, राजा को हटा दिया पद से और वहां पर एक गणतंत्र, लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की। दिस इवेंट इज नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसको कहा जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच राज्य क्रांति। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव टू द वर्ल्ड द 3 वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में से 3 जो है मूल्य लोगों के सामने आए, जैसे लिबर्टी, स्वातंत्र्य, लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए, इक्वालिटी, सभी लोग समान हैं,
भेदभाव नहीं करना चाहिए, और फ्रैटर्निटी यानी बंधुभाव, सभी लोगों को देश के बंधुओं की तरह, ब्रदर्स की तरह रहना चाहिए, मिलजुल कर। In world history, among the political revolutions, the American War of Independence and French Revolution have a very important place. जो वैश्विक इतिहास है उसमें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्ध, और फ्रांस का रिवॉल्यूशन जो है उसका काफी ज्यादा महत्व है। तो इस वीडियो में यहीं तक रुकते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।